नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत बंद की। देश भर में बुलाए गए भारत बंद ने बिहार, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में खासा असर दिखाया। जहां बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन सड़कों पर उतरा, वहीं ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के बंद से दक्षिण भारत के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और पप्पू यादव की पार्टी समेत कुल 6 विपक्षी दलों ने बंद बुलाया। बेगूसराय, पूर्णिया, जमुई जैसे इलाकों में कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी, हाईवे पर चक्का जाम किया और बाजार बंद कराए। जमुई में राजद और माले के नेताओं ने टायर जलाए और चक्का जाम कर दिया। वहीं पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। पुडुचेरी में ट्रेड यूनियन ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बंद बुलाया, इसमें श्रम कानून, वापसी पुरानी पेंशन स्कीम, 26,000 न्यूनतम वेतन और ठेका कर्मचारियों को समान वेतन जैसी मांगे शामिल हैं। वहीं एआईसीसीटीयू, सीआईटीयू, आईएनटीयूसी जैसे संगठनों ने केंद्र पर मजदूर विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। बंद के चलते ऑटो, टेम्पो, निजी बसें सड़कों से नदारद रहीं। बाजार और स्कूल बंद रहे। शहर के 6 प्रमुख स्थानों पर धरने और प्रदर्शन हुए। जलपाईगुड़ी में विपक्षी दलों ने बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विरोध जताया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीपीआईएम नेता प्रदीप डे ने कहा, ये बंद आम लोगों की आवाज है, सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। तो बंद की आवाज में गूंजा आक्रोश, ट्रेनें रोकी गई, टायर जलाए गए, बाजार बंद किए गए। मिला जुला असर देखने को मिला है। मजदूर पेंशन, मतदाता हर मोर्चे पर गुस्सा फूटता नजर आया। भारत बंद से आंशिक रूप से देश थमा नजर आया। लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ सड़कों पर महागठबंधन का सैलाब देखने को मिला। तो बंद की आवाजों में गूंजा आक्रोश, ट्रेनें रोकी गई, टायर जलाए गए, बाजार बंद किए गए। तो भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मजदूर पेंशन, मतदाता हर मोर्चे पर गुस्सा फूटा है। कई संगठनों ने अपनी मांगों को दोहराया। लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या करार दिया। लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ सड़कों पर यह प्रदर्शन देखने को मिला। तो आज भारत बंद का ऐलान किया गया। भारत बंद का असर भी देखने को मिला, कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से, जबकि कुछ क्षेत्रों में व्यापक असर इसका देखने को मिला। भारत बंद के दौरान तमाम संगठनों, तमाम यूनियन ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध, अपना आक्रोश जाहिर किया। ट्रेनों को रोका गया, दुकानों को, बाजारों को बंद किया गया, टायर जलाए गए। तो इस प्रकार से जो विपक्षी दलों, तमाम यूनियन, तमाम संगठनों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। सड़क से संसद तक ये विरोध की लहर देखने को मिली। लोकतंत्र की हत्या की बात कही गई और सड़कों पर महागठबंधन के लोग देखने को मिले। तो मजदूर, पेंशन, मतदाता, ये तमाम मुद्दे रहे जिनको लेकर आक्रोश जाहिर किया गया। भारत बंद से देश में मिला जुला असर देखने को मिला। तो देश के कुछ हिस्सों में आंशिक, जबकि कुछ क्षेत्रों में व्यापक असर भारत बंद का देखने को मिला है। और अब हम बात करेंगे गुजरात में भ्रष्टाचार का पुल धड़ा। गुजरात के वडोदरा और आंगंड को जोड़ने वाला 45 साल पुराना पादरा गंभीरा पुल जो है वो बुधवार सुबह ढह गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। महिसागर नदी पर बनाया ये पुल अचानक टूट गया, जिससे 2 ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप नदी में जा गिरे। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 के घायल होने की पुष्टि हुई है। एक टैंकर अभी भी आधे हिस्से में लटका नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में एक टैंकर अभी भी पुल पर आधा लटका नजर आ रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटे। वहीं मौके पर एनडीआरएफ और दमकल टीमों को भी लगाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुल की हालत जर्जर थी और कई बार मरम्मत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और सभी बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया। और गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल पांडे जी, गुजरात में बड़ा पुल हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की दुखद मौत हुई है, इसके अलावा 5 लोग घायल भी हुए हैं। बड़ोदरा आंगण को जोड़ने वाला ये पुराना पुल टूटा है, कैसे ये दुर्घटना हुई है? और ये जर्जर पुल बताया जा रहा था, कई बार इसमें निर्माण हुआ था, क्या है इसकी पूरी स्थिति, पूरा मामला क्या है? देखिए, यदि पूरे मामले की बात की जाए तो ये मध्य गुजरात को सौराष्ट्र जोड़ने वाला महिसागर नदी है, उस पर ये पुल बना है और ये 45 साल पुराना है। गंभीरा इसको कहा जाता है, गंभीरा नाम से ये जाना जाता है। आज सवेरे सवेरे तड़के यानी ये जो पुल था ये किसी तरह से ये कहो कि ये टूट गया और टूटने के बाद इसके अंदर अब तक 9 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। और इसके बाद जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों ने मिलकर ये जो एक तरह से कहते हैं कि मृतकों को जो मुआवजे की बात होती है, मुआवजे की बात कही गई है, लेकिन कितना दिया जाएगा उस पर अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ी बात ये आती है वो ये कहा जाता है कि ये जो पुल था, ये पुल के ऊपर 120 फीट लंबा गड्ढा पड़ा था, मतलब 120 फीट लंबा ये गड्ढा पड़ा था। और ये कहा गया था कि जब ये बना था तो ये था कि भाई ये 100 साल तक पुल चलेगा। इतना उस दावे से इस पुल को बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था और निर्माण के बाद ये दावे किए गए थे, लेकिन ये 40 साल में ही इसकी ये हालत हो गई कि ये जर्जरित हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे जब बात की गई या उनसे जब इसकी मरम्मत की बात की गई, जैसे सामान्य तौर पर जब पुल बने होते थे हमारे शहरों में तो साल, 1.5 साल, 2 साल पर उसकी निरंतर कहते हैं जांच पड़ताल होती है, देखा जाता है कहीं कोई क्षति है कि नहीं है, तो उसकी मरम्मत की जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि सड़क के निर्माण विभाग के कार्यपालक जो अभियंता है NM नायक वाला ने हादसे के बारे में बताया कि उनकी रिपोर्ट में पुल को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं बताया गया, पुल जर्जर भी नहीं बताया है उन्होंने। अब ये बहुत बड़ी बात आ जाती है, अगर ये कुछ भी नहीं था तो 120 फीट, ये मतलब ये कोई 2 फुट 3 फुट 5 फुट लंबे गड्ढे की बात नहीं हो रही है, ये 120 फुट लंबे गड्ढे की बात हो रही है, जो बड़ा ही अचरज बनाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो निर्माण हुआ है उस निर्माण को लेकर ये पुल जो है ये बाकायदा कह सकते हैं कि शंका के दायरे में आता है। और इसके अंदर प्रशासन को चारों तरफ से ये डिमांड हो रही है, ये मांग की जा रही है कि इसमें जो भी जिम्मेदार है उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये आपको बता दूं कि गुजरात में पहली बार हादसे की भरमार नहीं लग रही है, आगे भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं और ये अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल अनिल पांडे जी, आपने जो बातें कही निश्चित रूप से वो बड़े सवाल खड़े करती हैं, लेकिन 100 साल का दावा करने वाला ये पुल, 100 साल अपने निर्माण से 100 साल तक चलने का दावा करने वाला ये पुल 40 साल के बीच में ही कई बार इस पुल में मरम्मत बताया जा रहा है, कई बार इस पुल में मरम्मत हुई है। लेकिन जैसा कि कोई भी इस तरीके के पुल होते हैं उसमें सालाना 6 महीने में और साल भर में ऑडिट होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो जांची जाती है, उनकी क्षमता जांची जाती है, कहीं से कोई अगर कोई त्रुटि होती है, कोई ऐसी स्थिति होती है जो डैमेज कोई होता है उसको देखा जाता है। लेकिन इन सारी चीजों को यहां नजरअंदाज किया गया क्या, जिस वजह से यह हादसा हुआ है? क्योंकि ये एक दिन की कहानी तो है नहीं कि अचानक कुछ हुआ और ये घटना घट गई। अनिल पांडे जी, देखिए ऐसा है कि कई बातें वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कुछ चीजें बिटवीन द लाइंस चलती हैं, तो इसमें ये घटना के बाद ये कहना या बताना या स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे कौन सा क्या भ्रष्टाचार हुआ होगा। क्योंकि ये पुल की इस पुल को ये जो पुल है एक तरह से यहाँ गुजरात में ये पुल एक सुसाइड पॉइंट की तरह भी प्रचलित है। मैं बताऊं आपको जी, ये इसको सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है, कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। इस पुल मैं आपको इसके थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ, तो आप ये समझिए कि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र को ये पुल जोड़ता है और इसका निर्माण 1986 में हुआ था। 343 लाख का खर्च किया गया था पुल के निर्माण में। अब आप समझिए, और पुल की ऊंचाई 40 मीटर है, इसकी लंबाई
तकरीबन 860 मीटर है। कुल स्पान इसके अंदर 23 लगे हैं और इसका जो कैचमेंट एरिया है तकरीबन 30,976 का है, समझिए। और ये ब्रिज को लखनऊ की यूपी एस्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था। अब सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि जब बनाया गया तो इन चीजों को ध्यान में रखा गया, और बनाने के बाद मानो की कंपनी ने तो बना दिया, लगा दिया, आवाजाही लोगों की शुरू हो गई, लेकिन जो स्थानिक प्रशासन है, जो पालिका है, उसने क्या किया, उसने क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि रख रखाव और बाकी की जो मरम्मत का कार्य होता है या जो करना होता है वो तो उन्हें करना है जी, उन्हें देखना है। अगर आपने पीपीपी के स्तर पे भी बनाया है तब भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से उसका निर्माण किया गया है और उसमें कहीं कोई ढिलाई, कहीं कोई कोताही तो नहीं बरती गई। जिस तरह से 100 साल की बात कही जा रही थी और 40 साल में पुल गिर गया, इसका मतलब क्या हुआ? बाकी के 60 सालों का क्या मतलब? दावे सारे झूठे, खोखले और फर्जी निकले। मतलब भ्रष्टाचार उस लेवल पे किया गया होगा। कई चीजें हैं, कई बातें, कई सवाल खड़े होते हैं। अब ये देखना है कि प्रशासन इसमें किस तरह से कार्रवाई करता है। पहले भी देखे गए हैं कि गुजरात में कई बड़े हादसे हुए हैं और बिल्कुल कई हादसों का गवाह बना है ये पुल, और गुजरात में भी इस तरह के और भी हादसे हुए। अनिल पांडे जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने वाला ये पुल गिरा है, महिसागर नदी पर बना ये पुल गिरा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब हम बात करेंगे फिर गिरी फौलादी उड़ान। राजस्थान के चूरू जिले में बुधवार सुबह भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा रतनगढ़ के भाड़ूदा बीदावतान गांव में हुआ, जहां विमान के मलबे से 2 शव बरामद किए गए। माना जा रहा है कि ये 100 पायलट के हो सकते हैं। हालांकि वायुसेना ने पुष्टि नहीं की है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने आसमान से जलता हुआ विमान गिरते देखा है और तुरंत पुलिस को उन्होंने सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर लिया और वायुसेना की टीम भी जांच के लिए रवाना हो चुकी है। विमान के टुकड़े लगभग 200 फीट के दायरे में बिखरे पाए गए। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में जगुआर विमानों के क्रैश के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले अप्रैल में जामनगर और मार्च में अंबाला के पास भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं ने वायुसेना की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुकेश कुमावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। मुकेश, राजस्थान में वायुसेना का जगुआर जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इससे पहले भी ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, इसलिए इस विमान पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं ये जो घटना है कई सवाल पैदा कर रही, कैसे क्या कुछ अहम अपडेट है इस हादसे पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के चूरू जिले में भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर है, जेट क्रैश हो गया है। इस हादसे में विमान के पायलट और क्रो पायलट शहीद हो गए हैं। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ बड़े इलाके में फाइटर जेट का मलबा बिखरा पड़ा है। ये हादसा आज दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ है। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। चूरू एसपी जय यादव ने भी ये जानकारी देते हुए बताया है कि राजलदेव थाना क्षेत्र के गांव भानुदा में प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। मलबे के पास से पूरी तरह छत विस्तर शव के टुकड़े भी मिले। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले तकनीकी कारणों से पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए हैं। पिछले 5 महीनों में देश भर में 3 जगुआर क्रैश हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेना के सूत्रों के मुताबिक ये जगुआर फाइटर जेट श्री गंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ा था और ये जेट 2 सीटर था। ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले विमान की गड़गड़ाहट सुनी गई, फिर जोरदार धमाके की आवाज आई। इसके बाद प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई और घटना के ठोस कारणों का पता फिलहाल नहीं चला है। अधिकारियों ने बताया है कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। घटना स्थल पर सेना का एक हेलीकॉप्टर भी आया था। इस हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतारा गया था। ये सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुकेश, जिस तरीके से 200 जो बरामद हुए उन 100 की कुछ शिनाख्त हो पाई है कि वो 100 आखिर पायलट के 100 हैं या कोई अन्य जो उस विमान में सवार थे? ये 100 अभी तक वायुसेना की तरफ से कोई पुष्टि की गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूरू एसपी जय यादव ने ये जानकारी दी थी कि राजलदेव थाना क्षेत्र के गांव भानुदा में ये प्लेन है वो क्रैश हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। अभी तक शव की शिनाख्त है वो हो नहीं पाई है, लेकिन उन्होंने यही बताया है कि 2 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। जी सर।
बिल्कुल मुकेश कुमावत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी मुकेश कुमावत ने हम जानकारी दी है। फिलहाल 2 लोगों के शव बरामद हुए, लेकिन वो शव अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। वायुसेना ने अभी तक पुष्टि नहीं की है आखिर ये पायलटों के शव हैं या किसके शव हैं। और अब हम बात करेंगे छांगुर पर शासन का शिकंजा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में धर्मांतरण के मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर बुधवार को भी जारी रहा। उतरौला के मधपुर गांव में स्थित करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस कोठी के बड़े हिस्से को गिराया जा रहा है, जो सरकारी बंजर जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। कार्रवाई मंगलवार सुबह गैस कटर से कोठी का गेट काटने के साथ शुरू हुई थी। पहले 3 बुलडोजर लगे, फिर 7 और बुलाए गए। कोठी में 40 कमरे, डिग्री कॉलेज और कई सुविधाएं थी। सोमवार रात छांगुर बाबा और उसके परिजन कोठी खाली कर गए थे। बेडरूम से शक्तिवर्धक दवाइयां मिलने के बाद जांच के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सौहार्द भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि छांगुर बाबा को धर्मांतरण और 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मामले में एटीएस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे। रूम में कुछ दवाइयां हमने अपने कब्जे में ले ली हैं, घुटने के दर्द की मालिश वगैरह और कुछ टैबलेट्स वगैरह मिले हैं। इनको अभी हम डॉक्टरों से चेक करा लेते हैं किस चीज़ से संबंधित दवाएं हैं, उसके बाद ही हम लोग को सब दे पाएंगे। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लुलु मॉल में धर्मांतरण की खेल की। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लुलु मॉल में धर्मांतरण का खेल। लखनऊ के लुलु मॉल में काम करने वाली 25 वर्षीय युवती ने अपने ही सहकर्मी और मॉल के कैश सुपरवाइजर मोहम्मद फरहाज उर्फ फराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता का कहना है कि फराज बार बार उसे होटल और घर ले जाकर शोषण करता रहा, विरोध करने पर मारपीट करता और सिगरेट से जलाता था। साथ ही उस पर मुसलमान बनने का दबाव भी बनाता रहा। आरोपी ने पीड़िता से जेवर और पैसे भी जबरन लिए। मामले की शिकायत सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता सुल्तानपुर की निवासी है, जबकि आरोपी अयोध्या का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। मॉल प्रबंधन और अन्य पुलिसकर्मियों आपको बता दें अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित नेटवर्क की पुष्टि की जा सके। तो लखनऊ के लुलु मॉल में दरिंदगी की खबर सामने आई है। सुपरवाइजर ने सहकर्मी को अपना शिकार बनाया, उसके नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक में उसके साथ दुष्कर्म किया और यह शोषण का खेल लंबे समय से चलता आ रहा है। उससे धन की भी मांग करता रहा, उसको प्रताड़ित भी करता रहा। फराज नाम का आरोपी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन वो लगातार धर्मांतरण करने के लिए भी दबाव बनाता रहा। अब पुलिस जांच कर रही है कि इसके पीछे कोई रैकेट तो नहीं है इस धर्मांतरण के पीछे। और हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शिवा, लुलु मॉल वैसे अपनी भव्यता, विशालता, सुविधाओं और बाजार के तौर पर चर्चा में रहता था, लेकिन अब नई चर्चा में आ गया है लुलु मॉल। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण का खेल वहां चल रहा था। एक सहकर्मी अपने ही सहकर्मी के साथ शोषण करता पाया गया और लंबे समय से ये खेल चल रहा था और धर्मांतरण का दबाव भी बनाया जा रहा था। शिवा,
देखिए मनोज लखनऊ के लुलु मॉल में कैश सुपरवाइजर का काम करता है और उसी के ऊपर ये आरोप लगा था। जो वहाँ की जो काम करने वाली जो महिला है उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ शारीरिक संबंध अवैध तरीके से बना करके उसने फराज नाम के एक युवक ने उसके साथ यौन शोषण किया और न सिर्फ यौन शोषण किया बल्कि उसकी गंदी तस्वीरें भी बनाई, वीडियो भी बनाई। और इस मामले को लेकर के जब बहुत ज्यादा खींचातानी हुई, जब ये पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो फराज के खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया जिसमें दुष्कर्म सहित तमाम जो गंभीर आरोप हैं उसके साथ लगाए हैं। और जरूर पुलिस ने इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी मोहम्मद फराज की है और आगे की विवेचना भी की जा रही है। बड़ी बात यह है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो धर्मांतरण की बात कही जा रही है वो पुलिस ने उस बात को नकारा है। पुलिस ने कहा है कि जो मुकदमे में जो धर्मांतरण की बात है वो बिल्कुल भी नहीं कही गई है, लेकिन जो अन्य पहलू हैं, जो अगर लड़की के बयानों से, पीड़िता के बयानों से अगर कुछ चीजें सामने आएंगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक से लखनऊ पुलिस ने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पूर्ण विराम दिया है और कहा है कि दुष्कर्म से जुड़ा मामला है। फिलहाल जो सारे तथ्यों की जो तफ्तीश है वो पुलिस लगातार कर रही है, जिसके मॉनिटरिंग जो है वो बड़े अधिकारी भी कर रहे हैं। और जरूर फराज की गिरफ्तारी के बाद में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि अगर ऐसा कुछ मामला है तो जरूर उसमें एक बड़े पहलू भी हो सकते हैं जिसके पुलिस के अफसरों को जांच करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल शिवा शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नशीला ड्रिंक्स और रेप और ब्लैकमेलिंग का ये मामला सामने आया, धर्म बदलने का दबाव बनाया गया, जेल फिलहाल पहुंचा है फराज और अब पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। और अब हम बात करें कुर्सी एक दावेदार तो कानपुर डीएम और तत्कालीन सीएमओ के बीच विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। यह विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया। आपको बता दें हाईकोर्ट ये विवाद पहुंचा था। तत्कालीन सीएमओ ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने उनके निलंबन को निरस्त कर दिया है। और आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में दो प्रशासनिक अफसरों के बीच टकराव ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। कानपुर डीएम और तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच टकराव हो गया था। इस विवाद में बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी दो हिस्सों में बंटते नजर आए थे। इसमें जमकर राजनीति भी हुई थी। इसके बाद सीएमओ को निलंबित कर दिया गया था। तत्कालीन सीएमओ ने दावा किया कि अब उनके निलंबन पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें फिर से कानपुर में ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने निलंबन के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही थी। दरअसल सरकारी दफ्तरों का ये कोई पहला मामला नहीं है। कई बार शासन और अदालत के अधूरे फैसले के चक्कर में ग्राउंड जीरो पर ये हालात बन जाते हैं। आज सुबह कानपुर सीएमओ दफ्तर में हाईकोर्ट के स्थगनादेश के बाद दो सीएमओ कामकाज करने पहुंच गए। फिर क्या था, विवाद हुआ और स्थानीय पुलिस और सीनियर अफसरों को भी मौके पर आना पड़ा। दरअसल मौजूदा सीएमओ जिनको शासन स्तर पर जो तैनाती जिनको मिली, डॉक्टर उदयनाथ, वो जब दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर हरिदत्त नेमी जो इससे पहले सीएमओ थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था, वो सीएमओ ऑफिस में मौजूद थे। इस दौरान आपस में कुछ कहासुनी हुई तो डॉक्टर उदयनाथ के द्वारा पुलिस को बुलाया गया और डीएम को इस मामले में जानकारी दी गई। वहीं हमारी संवाददाता ने अलग अलग दोनों सीएमओ से जब बात की तो डॉक्टर उदयनाथ जो मौजूदा सीएमओ है, शासन स्तर पर उनको तैनाती मिली है। उनका कहना था कि वो शासन स्तर पर उनको तैनाती मिली है और जब तक उनके लिए नया आदेश नहीं आएगा वो अपना काम करते रहेंगे। वहीं डॉक्टर हरिदत्त नेमी जो न्यायिक स्तर पर उनको ये काम मिला है, उनको वो पहले से हालांकि सीएमओ थे, अब उनको सस्पेंशन के बाद हाईकोर्ट से उनको जब इस फैसले पर स्थगनादेश मिला तो वो आकर उन्होंने अपना चार्ज ग्रहण किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हाईकोर्ट से उनको स्टे मिला है, उनके सस्पेंशन को स्टे मिला, इसलिए वो चार्ज संभाल रहे हैं और हाईकोर्ट का आदेश है इसलिए वो आकर उन्होंने चार्ज संभाला है। लेकिन अब बड़े सवाल ये उठते हैं कि हरिदत्त नेमी को हाईकोर्ट से राहत जरूर मिली, लेकिन जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को उन्होंने पालन नहीं किया, ये आरोप लग रहा है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का